खाने की मेज पर बैठने का सोचना भी मत, जाकर काम करो। सास की आवाज रिश्तेदारों के सामने गूंजी। दिवाली की सुबह थी और प्रिया रसोई और आंगन के बीच भाग दौड़ करते हुए 25वीं बार त्योहार की दावत तैयार कर रही थी। 3 साल पहले पति को खो चुकी घर की सबसे छोटी बहू। दोनों जेठानियां चाय पीते हुए हंस रही थीं और सास आंगन के बीचों बीच बैठी थीं। लेकिन तभी खाने की मेज के कोने में जो हमेशा चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहते थे, उन ससुर जी ने अपनी पुरानी सदरी की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। तुम लोगों का इसमें कुछ नहीं है। इस एक वाक्य के साथ निकाले गए कागज के लिफाफे के सामने सास और दोनों जेठानियों के चेहरे सफेद पड़ गए। आखिर ससुर जी की सदरी की उस जेब में ऐसा क्या था? कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक का गर्मजोशी से स्वागत करूंगा। आज की कहानी शुरू होती है। दिवाली से एक दिन पहले की सुबह थी। प्रिया रसोई में अकेली खड़ी सब्जियों का एक पूरा टोकरा धो रही थी। ठंडे पानी से उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। कल सारे रिश्तेदार इकट्ठा होने वाले थे। दावत तैयार करने के लिए उसे आज ही सब्जियां काटनी थीं, पकौड़े बनाने थे और मसाले पीसने थे। बाहर अभी भी अंधेरा था। प्रिया के हाथ बिना रुके काम कर रहे थे। पानी के छींटे उसके हाथों पर पड़ रहे थे, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं। पति को कैंसर से गुजरे 3 साल हो गए थे। उसके बाद से प्रिया इस घर में और भी चुप हो गई थी। पहले तो कोई बात करता तो जवाब दे भी देती थी। मैं गांव में माँ बाप के साथ शांति से रहना चाहता हूं, पति ने जीते जी ऐसा कहा था। अब न तो जवाब देने वाला कोई था, न ही जवाब का इंतजार करने वाला। प्रिया बस रसोई, आंगन और कमरों के बीच घूमती रहती। उसके हाथ हमेशा कुछ धोते, पोंछते या उठाते रहते थे। बैठक से टीवी की आवाज आई। सास ने सुबह की खबरें लगा रखी थीं। प्रिया ने एक और सब्जी निकाली और चाकू से उसे छीलने लगी। चाकू की सब्जी की सतह पर फिसलने की आवाज ही रसोई में गूंज रही थी। बहू को खुद ही सब करना चाहिए, सास की आवाज बैठक से आई। प्रिया ने चाकू नहीं रोका। वो शब्द सीधे प्रिया के लिए नहीं थे। सास टीवी देखते हुए बस अपने आप से बड़बड़ा रही थीं, लेकिन वो शब्द हमेशा प्रिया तक पहुंचते थे। बड़ी और छोटी दोनों जेठानियां सोफे पर एक साथ बैठकर चाय पीने लगीं। प्रिया रसोई से यह सब देखते हुए फ्रिज का दरवाजा खोला, अचार की बरनी निकाली और मसालों के डिब्बे संवारे। जेठानियों की हंसी बैठक में गूंज रही थी। प्रिया उस आवाज की तरफ पीठ करके फिर से सब्जियां काटने लगी। दोनों जेठानियां हंसते हंसते बातें कर रही थीं। इस बार मॉल से दिवाली के गिफ्ट सेट लिए। सच में बहुत महंगे थे। हाँ, हमने भी लिए, लेकिन घर के बने खाने की बात ही कुछ और है। जेठानियों की बातचीत जारी रही। प्रिया यह सुनते हुए कट्टी हुई सब्जियों को एक बर्तन में डाल रही थी। घर के बने खाने की बात ही कुछ और है। उस बात में प्रिया के हाथों की मेहनत का कोई जिक्र नहीं था। देवरानी, खाना कब लगाओगी? बड़ी जेठानी ने रसोई की तरफ देखते हुए पूछा। बस तैयार ही है, जल्दी करो जरा, हमें भूख लगी है, छोटी जेठानी ने कहा। प्रिया ने बिना कुछ कहे चॉपिंग बोर्ड धोया। पानी के छींटे उसके हाथों पर पड़े, पर उसने ध्यान नहीं दिया। दिवाली की तैयारी हमेशा ऐसी ही होती थी। प्रिया अकेली रसोई में खड़ी रहती और बाकी सब बैठक में बैठे रहते थे, खाने का इंतजार करने वाले और खाना बनाने वाली। यह सीमा 25 सालों में एक बार भी नहीं बदली थी। प्रिया ने पतीले का ढक्कन उठाकर दाल में चम्मच चलाया। भाप उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसके भाव नहीं बदले। खाना तैयार है, प्रिया ने धीरे से कहा। दोनों जेठानियां और सास खाने की मेज पर आ गईं। प्रिया एक एक करके पकवान मेज पर रख रही थी। अचार, सब्जी, पकौड़े, दाल। प्रिया के हाथ बिना रुके चल रहे थे। सास ने चम्मच उठाते हुए कहा, दाल थोड़ी फीकी है। प्रिया रसोई में वापस गई और थोड़ा नमक मिलाया। दाल को फिर से गर्म करके मेज पर रखा। सास ने एक चम्मच चखा और बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। प्रिया मेज के पास खड़ी यह देख रही थी कि कहीं कुछ कम तो नहीं पड़ गया। बैठने का उसने सोचा भी नहीं। प्रिया ने कभी पूछा भी नहीं था कि वह बैठ सकती है या नहीं। मेज के कोने में ससुर जी चुपचाप बैठे थे। प्रिया उन्हें देखकर रसोई में लौट गई। फ्रिज का दरवाजा खोला और एक और डिब्बा निकाला। ससुर जी हमेशा अलग से खाते थे। उनके दांत कमजोर थे, इसलिए वह सख्त चीजें नहीं खा पाते थे और तरी वाली सब्जी में भी नमक मिर्च कम होना चाहिए था। प्रिया ने नरम सब्जियां एक छोटी प्लेट में निकाली और थाली में रखीं।
दाल में भी थोड़ा और पानी मिलाकर उसे हल्का कर दिया। बाऊजी, आपका खाना ले आती हूं, प्रिया ने कहा। सास ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, उसके कमरे में रख दो, खुद खा लेगा। प्रिया थाली लेकर ससुर जी के कमरे की ओर चल दी। दरवाजा खोला तो कमरे में शांति थी। ससुर जी कमरे के एक कोने में खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। प्रिया ने थाली एक छोटी मेज पर रख दी। खाना खा लीजिए। ससुर जी ने सिर घुमाया। उन्होंने प्रिया को देखा और धीरे से सिर हिलाया। कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों में थोड़ी नरमी थी। प्रिया कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया के कदम भारी थे। गलियारे से गुजरकर वह फिर से रसोई में लौट आई। जेठानियां अभी भी बैठक में बैठकर टीवी देख रही थीं। देवरानी, ये बर्तन धो देना, बड़ी जेठानी ने कहा। प्रिया ने जवाब देने के बजाय रसोई में जाकर नल खोल दिया। ठंडे पानी में बर्तन डुबो दिए। चिकनाई उसके हाथों में लग रही थी, पर उसने परवाह नहीं की। प्रिया ने एक एक करके सारे बर्तन धोए। बैठक से जेठानियों की हंसी लगातार आ रही थी। अगले साल भी ऐसे ही मिलें तो कितना अच्छा हो। हाँ, घर का खाना सबसे आरामदायक होता है। प्रिया ने जूने को जोर से भींचा। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। बर्तन धोते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्रिया ने आखिरी बर्तन को कपड़े से पोंछकर रैक पर रखा। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। प्रिया को इस घर में एक इंसान नहीं, बल्कि एक काम वाली जैसा महसूस होता था। 25 सालों से वह खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, सफाई कर रही थी और देखभाल कर रही थी। लेकिन एक बार भी वह खाने की मेज के बीच में नहीं बैठी थी। हमेशा कोना मिलता था या फिर रसोई में ही रहती थी। प्रिया ने सफाई का कपड़ा तह करके रखा और एक गहरी सांस ली। कल दिवाली थी, फिर से रिश्तेदार आएंगे और प्रिया फिर से रसोई में ही होगी। प्रिया के कंधे थोड़े झुक गए, लेकिन प्रिया ने फिर से फ्रिज का दरवाजा खोला और कल के लिए जरूरी सामान निकाला। आखिर यह जिंदगी कब तक चलेगी? दोपहर का समय हो गया। जेठानियां सुबह का नाश्ता करके और गपशप करके अपने अपने घर चली गईं। उन्होंने कहा कि कल फिर आएंगी। प्रिया ससुर जी का दोपहर का खाना लेकर उनके कमरे में गई। छोटी थाली पर गर्म खिचड़ी और सब्जी रखी थी। ससुर जी खिड़की के पास बैठकर आंगन देख रहे थे। प्रिया ने चुपचाप थाली छोटी मेज पर रख दी। बाऊजी, खाना खा लीजिए, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। बिना कुछ कहे सिर हिलाते हुए ससुर जी की आंखों में शांति थी। प्रिया ने मेज के पास रखे दवा के लिफाफे उठाए। सफेद लिफाफों पर अस्पताल का नाम और तारीख लिखी थी। दवा के कई लिफाफे ढेर लगे थे। प्रिया ने एक एक करके तारीख देखते हुए उन्हें संवारा। बाऊजी, दवा खाने के बाद खानी है, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने सिर हिलाया। प्रिया ने दवा के लिफाफों को करीने से लगाकर मेज के एक कोने में रख दिया। कमरे से निकलते वक्त प्रिया ने दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा। छोटे से कैलेंडर पर लाल रंग के कई गोले बने हुए थे। प्रिया कैलेंडर के पास गई। लाल पेन उठाकर अगले हफ्ते के मंगलवार पर गोला बनाया। अस्पताल सुबह 10 बजे। उसने छोटे अक्षरों में लिखा। पिछले महीने भी और उससे पिछले महीने भी उसने यही लिखा था। ससुर जी के अस्पताल की तारीख का ध्यान हमेशा प्रिया अकेली ही रखती थी। न सास को, न जेठानियों को, किसी को कोई विक्र नहीं थी। प्रिया ने पेन नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। कल दिवाली है, इसलिए अस्पताल बंद रहेगा। अगले हफ्ते ले चलूंगी, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने सिर हिलाया। प्रिया कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे से होते हुए वह बैठक की ओर गई। बैठक में सास टीवी देख रही थीं। प्रिया सास के पास से गुजरकर रसोई में चली गई। बर्तन धोने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में ससुर जी बैठे थे। वह एक बेंच पर चुपचाप बैठकर धूप सेंक रहे थे। प्रिया ने कपड़ा टांगा और आंगन में निकल गई। सर्दियों की धूप गर्मजोशी से पड़ रही थी। ससुर जी अभी भी उसी जगह बैठे थे। प्रिया ने ससुर जी के पहने हुए कपड़ों को देखा। एक पुरानी सदरी थी। मटमैले रंग की सदरी पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। कुछ बटन के धागे उधड़ गए थे और कपड़ा घिसकर चमकने लगा था। प्रिया धीरे धीरे ससुर जी के पास गई। बाऊजी, आपको ठंड नहीं लग रही? प्रिया ने पूछा। ठीक हूं, ससुर जी की आवाज धीमी थी। प्रिया ने ससुर जी की सदरी को देखते हुए होंठ भींच लिए। सदरी का एक बटन लगभग टूटने वाला दिख रहा था। सदरी का बटन ढीला हो गया है, मैं लगा देती हूं, ससुर जी की सदरी को देखने को मिलता, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
प्रिया सिलाई का सामान लेने अंदर गई। छोटी टोकरी से धागा और सुई निकाली। फिर से आंगन में आकर ससुर जी के बगल में सावधानी से बैठ गई। बेंच थोड़ी चरमराई। प्रिया ने सुई में धागा पिरोया और सदरी के बटन को छुआ। एक बटन लगभग गिरने ही वाला था। प्रिया ने धीरे से सुई कपड़े में डाली। धागे के कपड़े से गुजरने पर एक हल्की सी आवाज हुई। प्रिया के हाथ अभ्यस्त रूप से चल रहे थे। एक एक टांका लगाकर उसने बटन को कपड़े पर मजबूती से लगा दिया। ससुर जी चुपचाप आंगन के पार देख रहे थे। यह सदरी आप बहुत समय से पहन रहे हैं, है ना? प्रिया ने पूछा। ससुर जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, 30 साल से ज्यादा हो गए। इतनी पुरानी है? प्रिया का हाथ एक पल के लिए रुक गया। ससुर जी ने सदरी का पल्ला एक बार सहलाया। जब मैंने खेती शुरू की थी तब खरीदी थी। ससुर जी की आवाज में एक शांत सी याद घुली हुई थी। प्रिया ने फिर से सुई चलाई। आखिरी टांका लगाकर गांठ बांध दी। हो गया, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने सदरी को छूते हुए सिर हिलाया। शुक्रिया। छोटा सा शब्द था, लेकिन ससुर जी की आंखों में गर्मजोशी थी। प्रिया टोकरी उठाकर उठने ही वाली थी, तभी बैठक से सास की आवाज आई। अरे, वो सदरी फेंक भी दो अब। सास आंगन में आते हुए बोली। सास बेंच के सामने खड़ी होकर कमर पर हाथ रख लिया। कितनी फटी पुरानी लगती है, शर्म आती है। सास की आवाज तीखी थी। ससुर जी ने बिना कुछ कहे सदरी का पल्ला छुआ। सास ने प्रिया को देखते हुए बात आगे बढ़ाई। तुम भी तो यही सोचती हो ना, नए कपड़े पहन सकते हैं। प्रिया ने होंठ भींच लिए। जवाब देना मुश्किल था। बाऊजी को जिसमें आराम मिले वही सबसे अच्छा है, प्रिया ने धीरे से कहा। सास ने नाक सिकोड़ी। कल दिवाली है और ये फटे कपड़े। सास यह कहकर अंदर चली गईं। सास की पीठ बैठक में ओझल हो गई। आंगन में प्रिया और ससुर जी अकेले रह गए। ससुर जी ने सदरी का अगला पल्ला सहलाया। प्रिया ने ससुर जी को देखकर कहा, आप जिसमें आराम महसूस करें वही पहनिए, वही सबसे अच्छा है। ससुर जी ने प्रिया को देखकर धीरे से मुस्कुराया। झुर्रियों वाले चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। शुक्रिया, ससुर जी ने एक बार फिर कहा। प्रिया टोकरी लेकर उठी। कदम बढ़ाने ही वाली थी कि मुड़कर देखा तो ससुर जी सदरी की अंदरूनी जेब में हाथ डाल रहे थे। अंदरूनी जेब को एक बार दबाकर देखते हुए ससुर जी का हाथ बहुत सतर्क था। प्रिया को यह थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे अंदरूनी जेब में कुछ है, लेकिन वह पूछ नहीं सकती थी। प्रिया ने सिर घुमाया और रसोई की ओर चल दी। रसोई में जाकर टोकरी उसकी जगह पर रखी। खिड़की के पार आंगन में ससुर जी दिख रहे थे। ससुर जी अभी भी बेंच पर बैठकर सदरी को छू रहे थे। ससुर जी की उंगलियां सावधानी से जेब के ऊपर फिसल रही थीं। उसके अंदर कुछ था जो बहुत समय से छिपा था, एक राज जिसके बारे में सिर्फ ससुर जी जानते थे। प्रिया को न जाने क्यों दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ। उस सदरी में कोई कहानी छिपी थी, लेकिन प्रिया नहीं जानती थी कि वह क्या है। आखिर उस अंदरूनी जेब में क्या रखा था। शाम गहरी हो रही थी। प्रिया अभी भी रसोई में त्योहार के पकवान बनाने में जुटी थी। सुबह से शुरू हुआ काम शाम तक भी खत्म नहीं हुआ था। पकौड़े तलने थे, सब्जियां बनानी थीं और खीर पकानी थी। सिंक के पास धोने के लिए सब्जियों का ढेर लगा था। प्रिया के हाथ बिना रुके चल रहे थे। शाम के करीब 5 बजे बड़े बेटे का परिवार पहले पहुंचा। माँ जी, हम आ गए। बड़े बेटे की आवाज दरवाजे से आई। इसके बाद दूसरे बेटे का परिवार भी पहुंच गया। हम भी आ गए। घर पल भर में लोगों से भर गया। बच्चे बैठक में दौड़ रहे थे और बड़े लोग सोफे पर इकट्ठा हो गए थे। प्रिया ने रसोई में एक पल के लिए काम रोका और बैठक में गई। आ गए आप लोग। दोनों जेठानियां सोफे पर एक साथ बैठकर प्रिया को देख रही थीं। देवरानी, खाना कितना तैयार हुआ? बड़ी जेठानी ने पूछा। पकौड़े और सब्जी तो लगभग बन गई है, दाल अभी पक रही है, प्रिया ने जवाब दिया। बस इतना ही किया है, 15 से ज्यादा लोग आने वाले हैं, छोटी जेठानी ने कहा। प्रिया ने होंठ भींच लिए। बना रही हूं। सुबह से क्या कर रही थी जो बस इतना ही हुआ? बड़ी जेठानी की आवाज ऊंची हो गई। बैठक का माहौल थोड़ा भारी हो गया। देवरानी, जरा इधर आना, बड़ी जेठानी ने प्रिया को बुलाया। प्रिया धीरे धीरे बैठक में गई। दोनों जेठानियों के सामने खड़ी हो गई। रिश्तेदारों की नजरें प्रिया पर टिक गईं। देवरानी, आज दिन भर क्या किया? बड़ी जेठानी ने पूछा। खाना बना रही थी, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। खाना बना रही थी? तो फिर इतनी कम तैयारी क्यों है? छोटी जेठानी ने जोड़ा। सबसे कम काम तो यही करती है। बड़ी जेठानी की बात बैठक में गूंजी। हाँ, रसोई में रहने से क्या होता है, काम भी तो करना चाहिए। छोटी जेठानी ने साथ दिया। प्रिया कुछ नहीं कह सकी।
वह न तो सफाई दे सकती थी न ही विरोध कर सकती थी। पति भी नहीं है और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बड़ी जेठानी की बात जारी रही। प्रिया के हाथ हल्के से कांपे। बैठक शांत हो गई। किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें नहीं रोका। सास सोफे पर बैठी कमर पर हाथ रखे प्रिया को देख रही थीं। खाने की मेज पर बैठने का सोचना भी मत, जाकर काम करो। सास की आवाज बैठक में गूंजी। प्रिया ने पहली बार पूरी तरह से हाथ रोक दिए। उसने सिर गहरा झुका लिया। 25 सालों में उसने ऐसी बातें अनगिनत बार सुनी थीं, लेकिन आज बात अलग थी। यह सब सारे रिश्तेदारों के सामने हो रहा था। प्रिया बिना कुछ कहे बस खड़ी रही। प्रिया के कंधे हल्के से कांप रहे थे। खाने की मेज के कोने में ससुर जी चुपचाप बैठे थे। उन्होंने चम्मच नीचे रखा और प्रिया को देखा। प्रिया के कांपते कंधे, गहरे झुके हुए सिर को सब कुछ देखा। ससुर जी के हाथ घुटनों पर धीरे धीरे हिले। उन्होंने मुट्ठी भींची और खोली। ससुर जी के होंठ हल्के से कांपे, लेकिन ससुर जी ने कुछ नहीं कहा। देवरानी, जाओ और बाकी काम करो। छोटी जेठानी ने हाथ हिलाया। प्रिया सिर झुकाए रसोई में लौट गई। रसोई का दरवाजा बंद करते ही प्रिया के पैरों की जान निकल गई। उसने सिंक का सहारा लिया और एक गहरी सांस ली। आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पी लिए। बैठक से फिर से लोगों की बातचीत की आवाज आने लगी। सबसे छोटी बहू को और मेहनती होना चाहिए, यह बड़ी जेठानी की आवाज थी। हाँ, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, सास ने जवाब दिया। प्रिया ने नल खोला और हाथ धोए। ठंडा पानी हाथों पर बह रहा था। प्रिया ने आईने में खुद को देखा। एक बेबस चेहरा दिख रहा था। प्रिया ने सिर घुमाया और फिर से पकौड़े तलने लगी। तवे पर तेल डाला और घोल डाला। छन छन की आवाज रसोई में गूंजने लगी। प्रिया ने पलटा उठाकर पकौड़े पलटे। पकौड़े बनाते समय प्रिया ने कुछ भी न सोचने की कोशिश की, लेकिन जेठानियों की बातें लगातार कानों में गूंज रही थीं। बहू सबसे कम काम करती है, पति भी नहीं है, और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रिया ने पलटे को जोर से पकड़ा। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। रात 8 बजे के बाद रिश्तेदार एक एक करके उठने लगे। कल सुबह फिर आएंगे, बड़े बेटे ने कहा। संभल कर जाना, सास ने जवाब दिया। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद घर शांत हो गया। प्रिया ने बचे हुए बर्तन धोए और रसोई साफ की। रात 9 बजे के बाद सारा काम खत्म हुआ। प्रिया थके हुए शरीर से बैठक से गुजरकर अपने कमरे की ओर चली। गलियारे में चलते हुए प्रिया के कदम भारी थे। तभी ससुर जी के कमरे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। प्रिया एक पल के लिए रुकी। ससुर जी के कमरे के दरवाजे की दरार से उसने अंदर झांका। ससुर जी मेज के सामने बैठे थे। पुरानी सदरी पहने चुपचाप बैठे थे। ससुर जी का हाथ सदरी के बटन की ओर गया। उन्होंने बटन को एक बार, 2 बार धीरे धीरे छुआ और फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला। ससुर जी अंदरूनी जेब को देर तक छूते रहे। प्रिया ने और न देखकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर वह छत को देखने लगी। दिन में हुई घटना बार बार याद आ रही थी। जेठानियों की जेठानियों की जेठानियों की बातें, सास की ठंडी नजरें, रिश्तेदारों की निगाहें। प्रिया ने रजाई खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। ससुर जी अभी भी कमरे में सदरी के बटन को छू रहे थे। आखिर ससुर जी क्या सोच रहे थे? प्रिया बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे से निकलकर रसोई की ओर गई। एक गिलास पानी पीना चाहती थी। गलियारा अंधेरा था। प्रिया रसोई में पानी पीकर वापस कमरे में जाने लगी। तभी ससुर जी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखा। प्रिया कुछ देर झिझकी, फिर ससुर जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरार से उसने अंदर झांका। ससुर जी बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। प्रिया दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसे दिखा कि कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है। मेज पर दवा के लिफाफे बिखरे पड़े थे। प्रिया धीरे से कमरे के अंदर गई। आवाज न हो इसलिए पंजों के बल चली। मेज के सामने खड़ी होकर उसने दवा के लिफाफे संवारने शुरू किए। एक एक करके तारीख के हिसाब से रखे। तभी कुर्सी की पीठ पर टंगी पुरानी सदरी पर नजर पड़ी। यह वही सदरी थी जो ससुर जी हमेशा पहनते थे। प्रिया ने सदरी उठाकर उसे तह करने की सोची। सदरी को खोलते ही अंदरूनी जेब से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। प्रिया के हाथ रुक गए। अंदरूनी जेब फूली हुई थी। प्रिया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सकी। प्रिया ने धीरे से अंदरूनी जेब में हाथ डाला। कागजों का एक बंडल हाथ में आया। प्रिया ने धीरे धीरे कागजों का बंडल निकाला। पुराने कई कागज एक रबर बैंड से बंधे थे।
प्रिया ने रबर बैंड खोला और पहला कागज खोला। कागज पर तारीख के साथ एक छोटा सा वाक्य लिखा था, 22 मार्च 2022। प्रिया ने आज भी खड़े खड़े खाना खाया। प्रिया के हाथ हल्के से कांपे। उसने दूसरा कागज खोला, 3 मई 2022। जेठानियों के सामने बेइज्जती हुई। मैं फिर कुछ नहीं कह पाया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने तीसरा कागज खोला, 20 अगस्त। प्रिया रसोई में अकेले रो रही थी। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने चौथा कागज खोला, दिवाली। बहू मेज पर नहीं बैठ सकी। मैं कोने से बस देखता रहा। प्रिया के हाथ इतने कांप रहे थे कि वह और कागज नहीं खोल सकी। कागजों की संख्या दर्जनों में थी। सब पर तारीख के साथ प्रिया का एक दिन लिखा था। प्रिया ने कागजों के बंडल को सीने से लगा लिया। आंसू गालों पर बहने लगे। 25 सालों तक उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसने सोचा कि कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझता। लेकिन ससुर जी सब कुछ देख रहे थे। प्रिया के कंधे कांप रहे थे। आवाज ना हो इसलिए उसने होंठ भींच लिए। पीछे से ससुर जी की आहट आई। प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। ससुर जी बिस्तर से उठकर प्रिया को देख रहे थे। बाऊजी, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। माफ करना बेटी, बस देखता रहा और कुछ कर नहीं सका। ससुर जी की आवाज धीमी थी। प्रिया ने कागजों के बंडल को जोर से पकड़ा। आपने यह सब क्यों लिखा? प्रिया ने पूछा। ससुर जी कुछ देर चुप रहे। भूलना नहीं चाहता था कि तुम कितनी तकलीफ में जी रही हो। ससुर जी की आवाज भर्रा गई। मैं हमेशा कोने में बैठकर तुम्हें देखता था। रसोई और बैठक के बीच भागती हुई तुम्हें। ससुर जी ने बात जारी रखी। खाने की मेज पर न बैठ पाने वाली खड़ी हुई तुम्हें। सास और जेठानियों से बेइज्जत होती हुई तुम्हें। ससुर जी की आंखें लाल हो गईं, लेकिन मैं एक शब्द नहीं कह सका। हिम्मत नहीं थी। ससुर जी ने सिर झुका लिया। प्रिया ने ससुर जी को देखते हुए आंसू पोंछे। कोई बात नहीं, आपने इतना याद रखा, यही बहुत है, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने धीरे धीरे सिर उठाया। माफ कर देना, एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसमें 25 सालों का बोझ था। दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे खड़े रहे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक गहरी समझ बह रही थी। प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके समय को याद कर रहा है। 25 साल जब उसने सोचा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन ससुर जी कोने से सब कुछ देख रहे थे। बाऊजी, आप सो जाइए, मैं भी अब जाती हूं, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने सिर हिलाया। प्रिया कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे में चलकर वह अपने कमरे में लौट आई। कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। हाथ में एक कागज रह गया था जिसे वह रखना भूल गई थी। प्रिया ने कागज खोला। 28 जनवरी 2025, कल दिवाली है। प्रिया फिर रसोई में खड़ी होगी। इस बार मुझे आगे आना ही होगा। प्रिया की आंखें फैल गईं। यह आज की तारीख थी। ससुर जी कल क्या करने वाले थे? दिवाली की सुबह हो गई। प्रिया सुबह 5 बजे से रसोई में थी। कल रात देर तक तैयार किया हुआ खाना पूरा कर रही थी। खीर पका रही थी, पकौड़े गर्म कर रही थी और सब्जियां बर्तनों में डाल रही थी। प्रिया के हाथ बिना रुके चल रहे थे। कल रात की ससुर जी की आखिरी पर्ची बार बार दिमाग में घूम रही थी। इस बार मुझे आगे आना ही होगा। प्रिया इसका मतलब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। सुबह 9 बजे के करीब रिश्तेदार एक एक करके आने लगे। घर पल भर में लोगों से भर गया। बैठक हंसी और बातों से गुलजार थी। प्रिया रसोई में आखिरी पकवान तैयार कर रही थी। हंसी एक एक करके आते की बात के अरे खाना लगा दे, सास की आवाज आई। प्रिया ने खाना थालियों में परोसकर बैठक में ले गई। मेज सजाने में 20 मिनट लगे। प्रिया बिना रुके रसोई और बैठक के बीच दौड़ रही थी। आखिरकार मेज लग गई। चलो अब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, सास ने कहा। रिश्तेदार एक एक करके मेज के सामने बैठ गए। बड़े बेटे, छोटे बेटे, बहुएं, पोते पोतियां। मेज के चारों ओर लोग खचाखच भर गए। प्रिया एक पल के लिए झिझकी। वह हमेशा रसोई में रहती थी या कोने में खड़ी होकर सेवा करती थी, लेकिन आज बात अलग थी। प्रिया धीरे धीरे मेज के कोने की ओर बढ़ी। एक खाली जगह थी। प्रिया धीरे से उस कुर्सी पर बैठ गई। जेठानियों ने प्रिया को देखा। अरे देवरानी बैठ गई, छोटी जेठानी ने धीरे से कहा। प्रिया सिर झुकाए बैठी रही। उसने हाथ अपने घुटनों पर रख लिए। चलो खाना शुरू करते हैं, बड़े बेटे ने कहा। लोगों ने चम्मच उठाने शुरू किए। प्रिया ने भी धीरे से चम्मच उठाया, एक निवाला लेकर मुंह में डाला। तभी सास की आवाज आई। बहू आज खाने की मेज पर बड़ी देर से बैठी है। सास की बात पर बैठक में सन्नाटा छा गया। प्रिया चम्मच पकड़े हुए रुक गई।
हाँ, सारा काम खत्म हो गया क्या? बड़ी जेठानी ने हंसते हुए कहा। रसोई में धोने के लिए बर्तन भी तो बहुत होंगे, छोटी जेठानी ने जोड़ा। प्रिया चम्मच नीचे रखने ही वाली थी। हाँ, और भी तो पकवान लाने होंगे ना? प्रिया के हाथ हल्के से कांपे। जेठानियां हंसते हुए साथ दे रही थीं। प्रिया उठने की कोशिश कर रही थी। उसने कुर्सी पीछे खिसकाने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं थी, वह उठ नहीं सकी। प्रिया बस कुर्सी पर बैठी सिर झुकाए रही। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, सीने में घुटन हो रही थी। 25 सालों से दबाया हुआ सब कुछ गले तक आ गया। प्रिया के हाथ घुटनों पर कांप रहे थे। उसने सांस संभालने की कोशिश की, पर आसान नहीं था। बैठक का माहौल भारी था। रिश्तेदारों की नजरें प्रिया पर टिकी थीं। प्रिया ने सिर और गहरा झुका लिया था। तभी कोने में बैठे ससुर जी ने धीरे धीरे कुर्सी खिसकाई। खिस आवाज बैठक में गूंजी। ससुर जी खड़े हो गए। बैठक में सभी लोग ससुर जी को देखने लगे। सास भी, जेठानियां भी, रिश्तेदार भी। ससुर जी पुरानी सदरी पहने खड़े थे। रोज जैसी ही सदरी थी, लेकिन ससुर जी की आंखों में कुछ और था, दृढ़ता थी। क्या हुआ जी? सास ने पूछा। ससुर जी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे बैठक का जायजा लिया। सास को, जेठानियों को, रिश्तेदारों को, सबको देखा और आखिर में प्रिया को देखा। प्रिया ने भी ससुर जी को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। ससुर जी की आंखें कह रही थीं, अब बस। घर का माहौल साफ तौर पर बदल गया। एक भारी चुप्पी बैठक में छा गई। ससुर जी ने धीरे धीरे सदरी की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। आखिर ससुर जी क्या निकालने वाले थे? बैठक में सभी की नजरें ससुर जी के हाथ पर टिक गईं। ससुर जी का हाथ अंदरूनी जेब में कुछ टटोल रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उन्होंने हाथ बाहर निकाला। ससुर जी के हाथ में कागजों का एक बंडल था। पुराने कई कागज एक रबर बैंड से बंधे थे। यह क्या है? बड़ी जेठानी ने पूछा। ससुर जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने रबर बैंड खोला, पहला कागज खोला। बैठक में सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। ससुर जी ने कागज को देखते हुए धीरे धीरे मुंह खोला। प्रिया ने आज भी खड़े खड़े खाना खाया। जेठानियों के चेहरे सख्त हो गए। ससुर जी ने दूसरा कागज खोला। ससुर जी की आवाज कांप नहीं रही थी। जेठानियों के सामने बेइज्जती हुई। मैं फिर कुछ नहीं कह पाया। बड़ी जेठानी ने होंठ भींच लिए। ससुर जी ने तीसरा कागज खोला। ससुर जी की आवाज थोड़ी कांपी। बहू मेज पर नहीं बैठ सकी। मैं कोने से बस देखता रहा। सास के हाथ घुटनों पर कांपने लगे। ससुर जी ने चौथा, पांचवां कागज पलटा, छठा, सातवां। एक एक करके धीरे धीरे पलटते हुए तारीख पढ़ते गए। ससुर जी की आवाज बैठक में लगातार गूंजती रही। हर कागज पर तारीख और प्रिया का एक दिन लिखा था। बैठक का माहौल और भी भारी होता गया। रिश्तेदार ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ससुर जी ने कागजों का बंडल नीचे रख दिया। उन्होंने धीरे धीरे बैठक का जायजा लिया। सास को, जेठानियों को, रिश्तेदारों को, सबको देखा और आखिर में प्रिया को देखा। ससुर जी का मुंह खुला। 25 साल। ससुर जी की आवाज बैठक में गूंजी। 25 सालों में इस बहू ने क्या किया है? कोई जानता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, ससुर जी की आवाज जारी रही। दिन में खेती में मदद करना, शाम को सेवा करना और रात में बर्तन धोना, कपड़े धोना। ससुर जी की आंखें लाल हो गईं। ऐसे 25 साल जिया है इसने, एक बार भी खाने की मेज के बीच में बैठे बिना। ससुर जी की आवाज कांपी। पति को कैंसर से मरते हुए देखा है। अकेले अस्पताल के खर्च की चिंता करते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहा। ससुर जी के हाथ कांप रहे थे। पूजा की तैयारी, त्योहार की तैयारी, खेती का काम, देखभाल, सब अकेले किया है। लेकिन बदले में क्या मिला? ससुर जी ने सास को सीधे देखा। रसोई में खड़ा रखा, खाने की मेज पर भी नहीं बैठने दिया। एक काम वाली की तरह इस्तेमाल किया। सास के पास कहने को कुछ नहीं था। ससुर जी ने जेठानियों को देखा। और तुम लोग आकर आराम से खाना खाती थीं, ही काता का। सास को ससुर जी ने चाय पीती थीं और प्रिया की बुराई करके चली जाती थीं। जेठानियों ने सिर झुका लिया। ससुर जी की आवाज और ऊंची हो गई। इस घर में मेरे साथ इंसान की तरह जीने वाली सिर्फ यह बहू है। बैठक में दम घुटने वाला सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने फिर से सदरी की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। इस बार उन्होंने एक लिफाफा निकाला। सफेद लिफाफा था। ससुर जी ने लिफाफा खोला। अंदर से एक दस्तावेज निकाला। यह क्या है? सास ने कांपती आवाज में पूछा। ससुर जी ने दस्तावेज ऊपर उठाया। जमीन के कागज हैं। ससुर जी की आवाज दृढ़ हो थी। 50 बीघा,
सास और जेठानियों के चेहरे सफेद पड़ गए। सब प्रिया के नाम कर दिया है। ससुर जी की बात पर बैठक में हलचल मच गई। क्या क्या कह रहे हैं आप? बड़ी जेठानी उठी। बाऊजी, यह आप क्या कह रहे हैं? छोटी जेठानी भी उठी। ससुर जी हिले नहीं। कुछ दिन पहले ही सब करवा दिया, रजिस्ट्री भी हो गई और कागज भी तैयार हैं। ससुर जी ने कागज प्रिया की ओर बढ़ाए। यह जमीन प्रिया की है। प्रिया ने कांपते हाथों से कागज लिए। कागज पर प्रिया का नाम लिखा था। प्रिया के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कागज पकड़े हुए हाथों में जान नहीं थी। यह आप क्या कर रहे हैं? सास चिल्लाई। वो जमीन हमारे बेटों की है, बहू को क्यों दे रहे हैं? ससुर जी ने सास को सीधे देखा। बेटों ने क्या किया है? ससुर जी की आवाज ठंडी थी। 25 सालों तक इस बहू ने इस घर को संभाला है। बेटे तो बस त्योहार पर आते थे, वह भी खाना खाने। सास कुछ बोल नहीं पाई। और तुम भी वैसी ही हो, ससुर जी ने बात जारी रखी। कभी बहू को इंसान समझा है? मेज पर बिठाना तो दूर, रसोई में खड़ा रखा है। सास के होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भरने लगे। ससुर जी ने जेठानियों को देखा। तुम लोगों ने भी आकर आराम से बैठने के सिवा क्या किया? कभी सोचा है कि बहू कितनी तकलीफ में है? जेठानियों ने सिर और गहरा झुका लिया। ससुर जी ने फिर से प्रिया को देखा। प्रिया कागज जोर से पकड़े सिर झुकाए हुए थी। प्रिया के कंधे हल्के से कांप रहे थे। ससुर जी धीरे धीरे प्रिया के पास गए। प्रिया के सामने खड़े हो गए। माफ करना बेटी। ससुर जी की आवाज कांपी। 25 सालों तक बस देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। प्रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। कागज पर आंसू टप टप गिर रहे थे। प्रिया सिर नहीं उठा सकी। मैं बेवकूफ की तरह बस देखता रहा। ससुर जी की आवाज भर्रा गई। तुम्हें रसोई में रहते हुए, जेठानियों से बेइज्जत होते हुए, अकेले रोते हुए। ससुर जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। ससुर जी के हाथ कांप रहे थे। अब मुझे लगा कि कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। प्रिया ने सिर उठाकर ससुर जी को देखा। ससुर जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। प्रिया के होंठ कांपे। बाऊजी। प्रिया की आवाज नहीं निकली, गला रुंध गया था। शुक्रिया, प्रिया बड़ी मुश्किल से कह पाई, लेकिन वह बात पूरी नहीं कर सकी। प्रिया की आवाज रोने में बदल गई। 25 सालों से दबाया हुआ सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। प्रिया ने कागजों को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। यह पहली बार था। इस घर में आने के बाद पहली बार वह जोर जोर से रो रही थी। प्रिया के रोने की आवाज बैठक में गूंजने लगी। 25 सालों का दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा था। अकेलापन, तकलीफ, सब कुछ रोने में फूट पड़ा। प्रिया के कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, बस रोना फूट रहा था। प्रिया के घुटने मुड़ गए। वह जमीन पर बैठकर रोती रही, कागजों को जोर से पकड़े हुए पूरे शरीर से रो रही थी। ससुर जी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। अब बस। ससुर जी की आवाज भी कांप रही थी। अब तुम फैसला करो। प्रिया सिर झुकाए रोती रही। आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। बैठक में रिश्तेदार कोई भी हिला नहीं। सास सोफे से उठ नहीं सकी। जेठानियां सिर झुकाए खड़ी थीं। सिर्फ प्रिया के रोने की आवाज बैठक में गूंज रही थी। 25 सालों का बोझ उस रोने में था। आखिर इस घर का अब क्या होगा? प्रिया का रोना धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वह अभी भी जमीन पर बैठी थी, कागजों को सीने से लगाए हुए। बैठक अभी भी शांत थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ससुर जी प्रिया के पास खड़े उसे देख रहे थे। सास सोफे पर बैठी दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए थीं। जेठानियां सिर झुकाए हिली भी नहीं। रिश्तेदार भी सांस रोके हुए थे। ससुर जी ने फिर से मुंह खोला। यह जमीन प्रिया की है। ससुर जी की आवाज दृढ़ थी। इसका बंटवारा नहीं होगा। ससुर जी ने धीरे धीरे बैठक का जायजा लिया। किसी को नहीं मिलेगी। सास ने हाथ नीचे किए। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। सुनिए। सास की आवाज कांपी। सुनिए, मैं। सास बात पूरी नहीं कर सकी। उनके होंठ कांप रहे थे। सास ने सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। आखिरकार वह जमीन पर बैठ गईं। सास जमीन पर बैठी प्रिया को देख रही थी। प्रिया। सास की आवाज धीमी थी। सास की आंखों में आंसू भरे थे। माफ कर दो। सास की आवाज कांपी। सच में माफ कर दो। सास ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और प्रिया की ओर बढ़ने लगीं। घुटनों के बल चलकर आ रही थीं। मैंने। सास की आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। सास प्रिया के सामने रुकी। 25 सालों तक तुम्हें इंसान नहीं समझा। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। मेज पर भी नहीं बैठने दिया, बस रसोई में खड़ा रखा। सास के कंधे कांप रहे थे। जेठानियों ने जब तुम्हारी बेइज्जती की तब भी नहीं रोका।
बल्कि मैं भी साथ हो गई। सास ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। माफ कर दो, सच में माफ कर दो। सास का रोना फूट पड़ा। बड़ी जेठानी आगे आई, घुटनों के बल बैठकर प्रिया के सामने बैठ गई। बड़ी जेठानी की आवाज भी कांप रही थी। देवरानी, मुझे भी माफ कर दो। बड़ी जेठानी ने सिर गहरा झुका लिया। मैंने बहुत बुरा किया। बड़ी जेठानी ने हाथ जमीन पर टिका दिए। छोटी जेठानी भी आगे आई, वह भी घुटनों के बल बैठ गई। देवरानी, मुझे भी माफ कर दो। छोटी जेठानी की आवाज कांपी। गलती हो गई, हमेशा आकर आराम ही किया, कभी यह नहीं सोचा कि देवरानी कितनी तकलीफ में है। छोटी जेठानी ने भी सिर झुका लिया। सच में माफ कर दो। बैठक में रिश्तेदार एक एक करके उठकर सिर झुकाने लगे। प्रिया यह सब देखते हुए कुछ नहीं बोली, वह बस सिर झुकाए हुए थी। सास ने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया ने हाथ पीछे नहीं खींचा, लेकिन सास का हाथ भी नहीं पकड़ा। वह बस चुपचाप रही। सास ने रोते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो। प्रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया, सास को देखा, जेठानियों को, रिश्तेदारों को, धीरे धीरे सबको देखा और फिर मुंह खोला। माफी। प्रिया की आवाज शांत थी, लेकिन उस आवाज में एक गहरा वजन था। 25 सालों तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद प्रिया की आवाज कांपी नहीं। अब आप लोग माफी मांग रहे हैं। सास के पास कहने को कुछ नहीं था। प्रिया ने बात जारी रखी। प्रिया की आवाज थोड़ी कांपी। न तो माफ करूंगी, न ही नफरत करूंगी। प्रिया ने कागजों को जोर से पकड़ा। बस। प्रिया के होंठ कांपे। बस अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। बैठक में सन्नाटा छा गया। प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं दे सका। प्रिया धीरे धीरे उठी, कागजों को सीने से लगाए हुए। उसने ससुर जी को देखा। बाऊजी। प्रिया की आवाज शांत थी। शुक्रिया। ससुर जी ने सिर हिलाया। प्रिया ने धीरे धीरे बैठक का जायजा लिया। जमीन पर बैठी सास को, घुटनों के बल बैठी जेठानियों को, सिर झुकाए रिश्तेदारों को, सबको देखा। प्रिया की आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। प्रिया ने कहा, मैं अब खाने की मेज के कोने में नहीं बैठूंगी, न ही सिर्फ रसोई में रहूंगी। प्रिया की आवाज दृढ़ थी। मैं कहां रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, यह मैं तय करूंगी। प्रिया ने कागजों को एक बार और जोर से पकड़ा। इस जमीन से मैं जो कर सकती हूं वह काम ढूंढूंगी और अपने नाम से जीऊंगी। बैठक का माहौल पूरी तरह बदल गया था। प्रिया अब मेज से धकेली गई बहू नहीं थी। 25 सालों तक रसोई में रहने वाली बहू नहीं थी। प्रिया अब फैसले लेने वाली इंसान थी, अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली सास। जमीन पर बैठी रो रही थीं। जेठानियां सिर नहीं उठा पा रही थीं। सत्ता पूरी तरह से पलट चुकी थी। 25 सालों तक प्रिया को धकेलने वाले लोग अब जमीन पर बैठे थे। प्रिया धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रिया के कदम अब भारी नहीं थे। ससुर जी प्रिया की पीठ को चुपचाप देखते रहे। ससुर जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। अब ठीक है, ससुर जी ने मन में कहा। अब यह इंसान की तरह जी सकेगी। बैठक अभी भी शांत थी। सिर्फ सांस के रोने की आवाज गूंज रही थी। जेठानियां सिर झुकाए उठ नहीं पा रही थीं। रिश्तेदारों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। प्रिया ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कागजों को बिस्तर पर धीरे से रखा। खिड़की खोली। ठंडी हवा कमरे में आई। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। यह पहली बार आजादी की सांस थी। प्रिया अब कैसी जिंदगी जिएगी। दिवाली के बाद एक हफ्ता बीत गया। प्रिया जमीन देखने गई। ससुर जी साथ गए। घर के पीछे 50 बीघा जमीन थी। धूप जमीन पर गर्मजोशी से पड़ रही थी। प्रिया धीरे धीरे चलकर जमीन का जायजा ले रही थी। यहां क्या करना चाहती हो, ससुर जी ने पूछा। प्रिया ने कुछ देर सोचा। अचार और मसाले बनाना चाहती हूं। प्रिया की आवाज शांत थी। वही पकवान जो 25 सालों तक रसोई में बनाती आई हूं। ससुर जी ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है। दोनों बिना कुछ कहे जमीन पर चलते रहे। प्रिया इस जमीन से अपनी जिंदगी शुरू करने वाली थी। 1 महीने बाद प्रिया ने एक छोटा सा वर्कशॉप बनाना शुरू किया। जमीन के एक कोने में एक छोटी सी इमारत बनवाई, जिसमें रसोई, काम करने की जगह और एक गोदाम था। उसने प्रिया के अचार मसाले का बोर्ड लगाया। प्रिया रोज वहां जाकर काम करती, अचार डालती, ईकूर करती, बात करती, एकूर करती, मसाले पीसती और चटनी बनाती। यह 25 सालों का हुनर था। शुरू में ऑर्डर ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने पास की दुकानों में अचार की सप्लाई शुरू की। स्वाद अच्छा होने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। ऑर्डर एक एक करके बढ़ने लगे। 3 महीने बाद प्रिया इतनी व्यस्त हो गई
कि अकेले संभालना मुश्किल हो गया। ऑर्डर बढ़ते जा रहे थे और एक बड़े वर्कशॉप की जरूरत थी। उसने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया। उस पैसे से वर्कशॉप को बड़ा किया, नए फ्रिज खरीदे, 3 कर्मचारी भी रखे। गांव की ही औरतें थीं। प्रिया उन्हें बड़े प्यार से सिखाती, ऐसे बनाने से और स्वादिष्ट बनता है, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है, थक जाओ तो कभी भी बता देना। प्रिया कर्मचारियों का सम्मान करती थी। 25 सालों तक जो व्यवहार उसे नहीं मिला वह उन्हें दे रही थी। कर्मचारी भी प्रिया को बहुत मानते थे। मैडम के यहाँ काम करके बहुत खुशी होती है, हमारी मैडम सच में अलग हैं। 1 साल बीत गया। प्रिया के अचार मसाले मशहूर हो गए, 20 से ज्यादा जगहों पर सप्लाई होने लगी। एक बड़े मॉल से भी फोन आया, हम प्रिया के अचार मसाले अपने मॉल में रखना चाहते हैं। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यह सब कर सकती है। गर्मी का मौसम आया। प्रिया ने वर्कशॉप के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। एक कमरे का घर था, एक कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम। छोटा था पर प्रिया के लिए काफी था। प्रिया ने अपना सामान बांधा और वहां शिफ्ट हो गई। उसने ससुराल छोड़ दिया था। सास प्रिया के जाने वाले दिन दरवाजे तक आई। प्रिया, सास की आवाज धीमी थी। प्रिया सामान लिए हुए सास को देख रही थी। कभी कभी आ जाया करना, सास ने कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। जी, बस इतनी ही बात हुई। प्रिया मुड़ी और चल दी। ससुर जी दरवाजे पर खड़े थे। अपना ख्याल रखना, ससुर जी ने कहा। आप भी? प्रिया ने जवाब दिया। ससुर जी ने प्रिया का कंधा एक बार थपथपाया। शुक्रिया, प्रिया ने कहा। ससुर जी ने सिर हिलाया। प्रिया मुड़ी और चल दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नए कमरे में किसी की नजर का डर नहीं था, कोई रसोई में बुलाने वाला नहीं था। प्रिया ने पहली बार अकेले अपने घर में नींद ली। उस रात प्रिया गहरी नींद सोई। 25 सालों में पहली बार इतनी आरामदायक नींद थी। मौसम बीतते गए, पतझड़ आया, सर्दियां आईं। प्रिया की दुकान और बड़ी होती गई। प्रिया व्यस्त थी पर खुश थी। नया साल आया, फिर से दिवाली आ गई। प्रिया ने दिवाली से एक रात पहले सामान बांधा। उसने तोहफे तैयार किए, ससुर जी के पसंदीदा फल और हेल्थ सप्लीमेंट्स। दिवाली की सुबह प्रिया देर से ससुराल पहुंची। सुबह के करीब 11 बजे थे। दरवाजा खोला तो एक अजीब नजारा था। सास रसोई में थीं, पकौड़े तल रही थीं। बड़ी और छोटी जेठानी भी रसोई में थीं, सब्जी बना रही थीं और बर्तन साफ कर रही थीं। अरे, देवरानी आ गई, छोटी जेठानी ने प्रिया को देखकर कहा। हाँ, आ गई, प्रिया ने जवाब दिया। सास रसोई से बाहर निकली। आ गई तुम? सास की आवाज सतर्क थी। अंदर आकर बैठो। प्रिया बैठक में गई। मेज सजी हुई थी, लेकिन पिछले साल से अलग थी। पकवान कम थे। इस साल हमने खुद बनाने की कोशिश की है, बड़ी जेठानी ने कहा। स्वाद तुम्हारी तरह तो नहीं है, पर, छोटी जेठानी ने जोड़ा। प्रिया ने बिना कुछ कहे मेज को देखा। बीच में बैठो, सास ने कहा। प्रिया धीरे धीरे मेज के बीच में गई, कुर्सी पर बैठ गई। यह पहली बार था। इस घर में खाने की मेज के बीच में बैठना पहली बार था। ससुर जी कमरे से निकले, अभी भी वही पुरानी सदरी पहने थे। उन्होंने प्रिया को देखकर धीरे से मुस्कुराया। झुर्रियों वाले चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। सास और जेठानियां अपनी अपनी जगह बैठ गईं। बड़े बेटे, छोटे बेटे, बहुएं सब बैठ गए। चलो खाना शुरू करते हैं, बड़े बेटे ने कहा। प्रिया ने चम्मच उठाया, एक निवाला लेकर मुंह में डाला। किसी ने प्रिया को नहीं बुलाया, किसी ने रसोई में जाने को नहीं कहा। प्रिया ने धीरे धीरे खाना खाया। पहली बार खाने की मेज के बीच में बैठकर खाना खाया। ससुर जी प्रिया को चुपचाप देख रहे थे। ससुर जी का हाथ सदरी की अंदरूनी जेब की ओर गया। उन्होंने जेब को एक बार छुआ। उसके अंदर अब कोई कागज नहीं था। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रिया अब मेज के कोने में नहीं बैठती थी, न ही सिर्फ रसोई में रहती थी। प्रिया अब बहू नहीं थी, अपने नाम से जीने वाली एक इंसान थी। खाना खत्म होने के बाद प्रिया ससुर जी के साथ आंगन में आई। सर्दियों की धूप गर्म थी। ठीक हो? ससुर जी ने पूछा। जी ठीक हूं, प्रिया ने जवाब दिया। दुकान अच्छी चल रही है? ससुर जी ने सिर हिलाया। अच्छा है। दोनों बिना कुछ कहे धूप सेंकते रहे। प्रिया ने मुंह खोला। बाऊजी शुक्रिया। ससुर जी ने प्रिया को देखा। किस लिए? हर चीज के लिए। प्रिया की आवाज शांत थी। मुझे देखने के लिए, सब कुछ लिखने के लिए, जमीन देने के लिए। प्रिया की आंखें नम हो गईं। आपकी वजह से अब मैं अपने नाम से जी सकती हूं। ससुर जी ने प्रिया का कंधा एक बार थपथपाया। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया करता हूं। ससुर जी की आवाज भी शांत थी कि तुमने हार नहीं मानी,
दोनों फिर बिना कुछ कहे धूप सेंकते रहे। आंगन के पार प्रिया का वर्कशॉप दिख रहा था। प्रिया वहां एक नई जिंदगी जी रही थी, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई उसे नजरअंदाज नहीं करता, जहां किसी की नजर का डर नहीं, अपने नाम से जीने वाली जिंदगी। ससुर जी ने पुरानी सदरी को एक बार सहलाया। सदरी अभी भी पुरानी थी, पर अब ठीक था। इस सदरी की अंदरूनी जेब में रखे 25 सालों के रिकॉर्ड ने संगीत प्रिया को आजाद कर दिया था। प्रिया अब बहू नहीं, बल्कि अपने नाम से जी रही थी। आज की कहानी कोई बड़े शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य छोड़ जाती है जो देर तक याद रहता है। वह समय जिसे लगा था कि कोई नहीं देख रहा, आखिरकार किसी के दिल में बसा हुआ था। आज भी जो लोग चुपचाप सब सह रहे हैं। उम्मीद है यह कहानी उनके लिए एक पल के लिए सांस लेने की वजह बनेगी। संगीत, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। हम और भी गर्मजोशी भरी और अच्छी कहानियों के साथ लौटेंगे। बहुत अच्छी लगी, बस इतना सा कमेंट कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं कामना करता हूं कि आपकी जिंदगी हमेशा बसंत की तरह खिली रहे। यह थी बसंत जिंदगी।